गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपका अपना एम के सर। माय डियर, पिछली क्लास में हमने आपके जनवरी मास का जो आपके समताप रेखाएं हैं उनके बारे में मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया था और जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपके समताप रेखाओं की जो स्थिति होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी किया कि इस तरीके से आपकी समताप रेखाएं होती हैं जनवरी मास में, और उसके बाद का जो कॉन्सेप्ट है वो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। और इसके बाद के कुछ मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा भी दिए थे पिछली क्लास में, और यहाँ पर हम अब आपके जुलाई मास, जुलाई जो महीना है उस जुलाई मास के बारे में देखने वाले हैं। देखिएगा, जुलाई मास, जुलाई मास की स्थिति क्या होती है और किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब मेनली क्या है कि जुलाई मास में सूर्य की स्थिति क्या होती है और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो आपके समताप रेखाएं होती हैं वो समताप रेखाएं किस प्रकार से होती हैं, ये कुछ कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं। चलिएगा, आपको पता है कि ये आपका सूर्य यानी सन है और ये आपकी पृथ्वी है, अर्थ है। तो यहां पर जो सूर्य है, सन से सोलर रेडिएशन आपकी पृथ्वी प्राप्त कर रही है, अर्थ को मिल रहा है। और जब अर्थ को मिल रहा है तो आपको पहले से ही मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा रखे थे। जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि आपके जनवरी मास में सन का जो सोलर रेडिएशन है वहाँ पर सीधी किरणें हैं वो आपके भूमध्य रेखा पर होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जुलाई मास में आपके सीधी किरणें हैं, वो सीधी किरणें आपके कहाँ पर होती हैं? ये आपकी इक्वेटर है और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा आपके 23 डिग्री और ये 0 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये आपकी कर्क रेखा है। तो सूर्य से निकलने वाला जो सोलर रेडिएशन है, सूर्य से निकलने वाला सोलर रेडिएशन सीधा जो सूर्य की किरणें हैं वो सूर्य सौर विकिरण है, वो डायरेक्टली आपका कहां पर आता है? कर्क रेखा पर। ठीक है, ये आपका सूर्य है। अब यहां पर आप देखोगे तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये जो आपके ऊपर वाला जो भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण वाला भाग है जिसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर जुलाई मास में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी गोलार्ध की जलवायुविक दशाएं कैसी रहेंगी? तो यहाँ पर याद रखना, महासागरों का जो तापमान रहेगा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मीन्स उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, महासागर हैं, उन महासागरों का जो तापमान रहेगा वो तापमान याद रखना, महासागरों का तापमान कम रहेगा और महाद्वीपीय जो भाग है उस महाद्वीपीय भाग का जो तापमान है वो तापमान आपके ज़्यादा रहेगा, प्लस रहेगा, क्योंकि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि स्थल भाग तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंडा होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम बात करें कि सर दक्षिणी गोलार्ध की दशाएं क्या रहेंगी, तो वहां पर महासागरों का तापमान महाद्वीप की तुलना में
जो आपका तापमान है वो तापमान आपके महाद्वीप की तुलना में ज़्यादा रहेगा, लेकिन महाद्वीपों का जो टेम्परेचर है, महाद्वीप का जो तापमान है वो तापमान याद रखना कम रहेगा, माइनस रहेगा। दोनों चीज़ें आप अंतर कर पाए। अब इसी से अगर हम देखें कि जुलाई मास में जो आपके समताप रेखाएं होती हैं वो समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में कैसे खींची जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे खींची जाएंगी समताप रेखाएं, तो हमेशा याद रखना कि आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की यदि हम बात करते हैं तो जैसे हम एक चार्ट बना के, मैंने पिछली क्लास में भी आपको इसी तरीके से समझाया था कि समताप रेखाएं कुछ इस प्रकार से रहेंगी। देखो, ये हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध, इस वाले टुकड़े में हम उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे और इधर वाले में दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे। अब यहां पर याद रखना कि जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी जो गोलार्ध है आपका, उस उत्तरी गोलार्ध में जैसे हमने जनवरी मास में देखा था, कंपैरिजन करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं पास पास होती थी, समताप रेखाएं नियमित होती थी और समताप रेखा अनियमित होती थी और समताप रेखाओं के बीच की दूरी कम होती थी। लेकिन यहां पर इसका अपोजिट होगा जुलाई मास में उत्तरी गोलार्ध में। तो इसका मतलब है कि समताप रेखाएं नियमित रहेंगी, समताप रेखाएं दूर दूर होती हैं और समताप रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो ज़्यादा रहेगी। ठीक है, इसका अपोजिट रहेगा यहाँ पर। तो पहली बात आपको याद रखनी है, फर्स्ट, समताप रेखाएं नियमित होती हैं। समताप रेखाएं दूर दूर रहेंगी और समताप रेखाएं बीच दूरी ज्यादा रहेगी। क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये इसकी थ्योरी है। ठीक है, अब वैसे ही हम यदि दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? समताप रेखाएं अनियमित रहेंगी समताप रेखाएं रेखाओं के बीच जो दूरी है वो दूरी क्या रहेगी? दूरी याद रखना कम रहेगी। और समताप रेखाएं पास पास रहेंगी। ठीक है, मतलब उसका अपोजिट होगा यहां पर जुलाई मास में। अब एक हमने कॉन्सेप्ट देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपका क्षैतिज वितरण है, लेकिन समताप रेखाएं जब पास पास हों तो वहां पर दाब प्रवणता अधिक रहती है, लेकिन समताप रेखाएं दूर दूर हों तो वहां पर दाब प्रवणता कम रहेगी। तो बेसिकली क्या है, यहां पर हम दाब प्रवणता के बारे में देखते हैं। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब समताप रेखाएं नियमित होती हैं तो दूर दूर होती हैं, दूर दूर रहेंगी तो यहां पर दाब प्रवणता है, ताप प्रवणता, दाब प्रवणता नहीं ताप प्रवणता,
ताप प्रवणता कम रहेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में ताप प्रवणता ज्यादा रहेगी। ये आपको थोड़ा याद रखना है। अब इसका मैप देखते हैं। मैंने आपके लिए मैप भी लेकर आया हूं, और मैप के बारे में आपको, जिससे ये जितनी भी मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट करवाई है वो आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है डियर, चलिएगा मैप को देखिएगा एक बार। देखिएगा, अब देखिएगा आपका मैप। ये आपके दोनों मंथ का मैप है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। तो इधर की तरफ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो जनवरी मंथ का, तो जनवरी मंथ का तो हमने पहले आपसे डिस्कस कर लिया था, क्योंकि जनवरी मंथ में क्या होता है आपका बेसिकली जो आपके समताप रेखाएं, आइसो बार, जो आपके लाइन आइसोथर्म जो लाइन होती है, टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि आपका ये इक्वेटर है, इधर को यहां पर ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। तो इक्वेटर के इधर वाला जो भाग होगा ये आपके नॉर्थ हेमेस्फीयर होगा, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला जो भाग होगा ये आपका साउथ हेमेस्फीयर होगा, दक्षिणी गोलार्ध। ऐसा ही कुछ इधर की तरफ है, ये आपका साउथ हेमेस्फीयर है और ये आपका नॉर्थ हेमेस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमेस्फीयर है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि समताप रेखाओं की स्थिति कैसी होती है, मूल कॉन्सेप्ट ये है। तो जनवरी मास में मैंने आपको बताया था कि जो आपके समताप रेखाएं होती हैं वो अनियमित होती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये इस प्रकार से खींची गई हैं, इनकी जो मूल आकृति है वो अनियमित है। जब ये समताप रेखाएं आपकी अनियमित होती हैं तो अनियमित होने के कारण ये समताप रेखाएं आपके पास पास होती हैं, इनके बीच में जो दूरी होती है वो दूरी कम होती है जनवरी मास में। और दक्षिणी गोलार्ध में आप देखिएगा समताप रेखाएं आपके नियमित रहेंगी। जैसे हमने पहले आपको थ्योरी बताई थी कि समताप रेखाएं दक्षिणी जो गोलार्ध रहेगा, समताप रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में नियमित रहेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे मैंने आपको पूरी थ्योरी बताई थी कि इसका अपोजिट जो रहेगा, पास पास होती हैं लेकिन जब नियमित होती हैं तो आपके दूर दूर होती हैं। तो ये जो सिचुएशन है यहाँ पर देखिएगा, समताप रेखाएं इस प्रकार से हैं और दक्षिणी गोलार्ध में आपके कुछ इस प्रकार से हैं। लेकिन वही कंपैरिजन आप जुलाई मास का करोगे तो जुलाई मास में आपको कुछ अलग दिखाई देगा। कैसे, देखिएगा, यहां पर उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं नियमित हैं, समताप रेखाएं दूर दूर रहेंगी, समताप रेखाओं के बीच की दूरी ज्यादा रहेगी। अब यहां पर तीनों चीजें, क्या तीनों कंडीशन, समताप रेखाएं नियमित हैं, समताप रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो ज्यादा है, ठीक है, समताप रेखाओं नियमित होने के साथ बीच की दूरी ज्यादा है और समताप रेखाएं आपके दूर दूर हैं। यह आपके समताप रेखाओं की स्थिति है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे तो समताप रेखाएं आपके पास पास में हैं। कंपैरिजन करोगे इससे तो ये पास पास में है। पास पास में होने के कारण यहाँ पर जो समताप रेखाएं हैं वो आपके अनियमित हैं। क्या हैं? अनियमित हैं। देख लें, देखो यहाँ पर समताप रेखाएं अनियमित हैं, समताप रेखाएं दूर दूर हैं, बीच की दूरी कम है और पास पास है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं।
तो ये जो मैप है ये आपके जुलाई मास का है, और ये जो मैप है ये आपके जनवरी मास का है टेम्परेचर का, ठीक है। और इसमें ये समताप रेखाओं को दर्शाया गया है, तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट बता दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में समताप रेखाएं आपके अनियमित होती हैं, क्योंकि जब आप उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तो जुलाई मास का जब कंपैरिजन करोगे तो जुलाई मास में क्या है, नियमित होती हैं, और जनवरी जो मंथ होता है उसमें अनियमित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनियमित के बारे में ये मैप में हमने समझ लिया था पिछली क्लास में, ठीक है डियर। तो समताप रेखाओं के बारे में मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है क्षैतिज वितरण के अंतर्गत ही है, जिसमें हम ताप पेटियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। किनके बारे में? ताप पेटियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ताप पेटियां। अब इसको मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया भी था, यदि आपको याद हो तो, और जिसमें आपका मूल कॉन्सेप्ट चल रहा था और जिसमें हमने कंप्लीट किया था। अगर आपके दिमाग में हो, क्लास नंबर 9 थी वो। देखो यहां पर हमने देखा था कि क्षैतिज या अक्षांशीय वितरण, इस क्षैतिज या अक्षांशीय वितरण को हम प्रादेशिक वितरण के रूप में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो आपका क्षैतिज है, जनवरी और जुलाई का हमने देख लिया वितरण समताप रेखाओं के आधार पे, लेकिन इसका ही कॉन्सेप्ट प्रादेशिक वितरण से इंटरकनेक्ट है। जब प्रादेशिक वितरण से इंटरकनेक्ट है तो हमने यहाँ पर देखा था, ये आपके ग्लोब के माध्यम से हमने ये आपके जलवायु कटिबंधों के बारे में देखा, जिसमें उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। और यहाँ पर प्रादेशिक वितरण को एक तो हमने जलवायु कटिबंधों में बांटा और एक आपके तापमंडलों में डिवाइडेड किया था। तो यहाँ पर हम तापमंडल, प्रादेशिक वितरण को तापमंडल के आधार पे स्टडी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो प्रादेशिक वितरण है, उसको तापमंडल के आधार पे आप स्टडी करने वाले हो डियर। चलिएगा अब यहाँ पर लिखिएगा, तापमान का प्रादेशिक वितरण। तो यहां पर तापमान का प्रादेशिक वितरण, और इसमें हम देखने वाले हैं प्रादेशिक वितरण को विभिन्न तापमंडलों में विभक्त किया है। तो यहां पर विभिन्न तापमंडल बनाए गए हैं। अब तापमंडलों के बारे में मैंने आपको पहले समझा दिया था कि आपके कितने तापमंडल हैं। तो पिछले आप कॉन्सेप्ट में देख ही चुके थे कि यहाँ पर भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र भूमध्य रेखीय तापमंडल कहलाता है। फिर भूमध्य रेखा से जस्ट ऊपर चलोगे तो आपके अंतर उष्ण तापमंडल आ जाता है। उसके बाद आपका उष्ण तापमंडल है, फिर आपका उपोष्ण तापमंडल है, शीतोष्ण तापमंडल है, टुंड्रा तापमंडल है और आपका ध्रुवीय तापमंडल है। तो इस पूरे तापमंडल के बारे में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट में समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आपके विभिन्न तापमंडल बनाए गए हैं।
अब तापमंडलों की स्टडी करने के लिए आपको ये फॉर्मेट देखना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 आपका भूमध्य तापमंडल है। भूमध्य तापमंडल के बाद अंतरा उष्ण तापमंडल है। अंतरा उष्ण के बाद आपका उष्ण तापमंडल है। ये जो आपका उष्ण तापमंडल है, इसमें आपके सबसे ज़्यादा आपके डेजर्ट क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद आपका उपोष्ण तापमंडल है। कौन सा है? उपोष्ण तापमंडल है। उसके बाद आपका शीतोष्ण तापमंडल है। उसके बाद आपका टुंड्रा तापमंडल है। और टुंड्रा के बाद जो आपका लास्ट जो तापमंडल है वो आपका शीत तापमंडल है, जिसमें आपके ध्रुवीय तापमंडल को शामिल किया गया है। कौन सा? शीत, यानी ध्रुवीय तापमंडल इसे आप कह सकते हो। अब इसको हम एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। ओरिजिनल में क्या है कि आपकी पृथ्वी कुछ इस प्रकार की है। ये आपकी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी को आपको समझना है। ये आपका पृथ्वी है और पृथ्वी के यहां पर आपका सन है, यानी सूर्य है। सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा का स्रोत, पृथ्वी पर ऊष्मा का जो स्रोत है वो सूर्य है। तो सूर्य से सोलर रेडिएशन आपकी पृथ्वी को प्राप्त होता है और इसी आधार पे हमने विभिन्न तापमंडलों का निर्धारण किया है, विभिन्न आपके तापमंडल बनाए हैं। अब समझिएगा, पृथ्वी की काल्पनिक आकृति जो ग्लोब है, इस ग्लोब को 2 भागों में बांटा गया, यानी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया और पृथ्वी को 2 भागों में 0 डिग्री के द्वारा विभक्त किया गया। यहाँ पर यह आपकी 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद आपके ये जो क्षेत्र है इक्वेटर के आसपास का 5 डिग्री तक का क्षेत्र, ये नॉर्थ में भी रहेगा और ये साउथ में भी रहेगा, याद रखना। तो ऐसा नहीं है कि केवल नॉर्थ में है, साउथ में भी है ये 5 डिग्री का क्षेत्र, जिसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, भूमध्य तापमंडल के नाम से इसे जाना जाता है। 5 डिग्री का जो क्षेत्र है जिसे विषुवत रेखीय तापमंडल भी कहते हैं। इसके बाद का जो क्षेत्र है आपका, इसके जस्ट ऊपर का जो क्षेत्र है, ये 12 डिग्री तक का क्षेत्र है और साउथ में यानी दक्षिणी गोलार्ध में भी 12 डिग्री तक का क्षेत्र है। इस 12 डिग्री तक के क्षेत्र को अंतर उष्ण तापमंडल कहते हैं, जहां पर ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, क्योंकि क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो इन ताप पेटियों में खिसकाव होता है और खिसकाव को ही ITCZ के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जब प्रवेश करता है तो ये ताप पेटियाँ उत्तरी गोलार्ध की ओर खिसक जाती हैं और जब ये दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है सूर्य का प्रकाश यानी मकर रेखा पर होता है तो ये दक्षिण की ओर इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बेसिकली जो 5 से 12 डिग्री तक का जो क्षेत्र है, ये ताप जो आपका जोन है, टेम्परेचर जोन, इसका ट्रांसफ़र होता रहता है और जिसे आप ITCZ के रूप में स्टडी करते हो। तो मेरी बात को आप समझे होंगे।
अब यहाँ तक हमने एक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि ये जो इक्वेटर के आसपास का जो ये क्षेत्र है, ये आपका भूमध्य रेखीय तापमंडल है। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो अभी हम स्टडी करेंगे। इसे भूमध्य रेखीय तापमंडल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे भूमध्य तापमंडल के नाम से जाना जाता है। इसके जस्ट ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसे बेसिकली अंतर उष्ण तापमंडल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है अंतर उष्ण तापमंडल। साउथ में भी आपके अंतर उष्ण तापमंडल। हाँ भाई, अब मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही होगी और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 45 डिग्री से लेकर
66.5 डिग्री के बीच में जो आपका पृथ्वी का क्षेत्र होता है उसे शीतोष्ण तापमंडल कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? ये आपका शीतोष्ण तापमंडल है। नॉर्थ में भी आपका ये शीतोष्ण तापमंडल है। इसे बेसिकली शीतोष्ण तापमंडल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका शीतोष्ण तापमंडल है। साउथ में भी तापमंडल है। इसका एक्सटेंशन 66.5 डिग्री तक मिलता है। ठीक है, और ये बेसिकली दोनों गोलार्धों में इस क्षेत्र का विस्तार मिलता है, इस ताप पेटी का विस्तार मिलता है, इस बेल्ट का विस्तार मिलता है। आगे जो आपके 80 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसे टुंड्रा तापमंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 80 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसे टुंड्रा तापमंडल कहते हैं। तो यहाँ पर ये 80 डिग्री है और इधर भी ये 80 डिग्री है। यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके टेम्परेचर जो बेल्ट है, बेसिकली जो आपके टेम्परेचर बेल्ट है ये आपकी टुंड्रा तापमंडल है। ये भी आपके टुंड्रा तापमंडल है और टुंड्रा तापमंडल के जस्ट ऊपर आपके ध्रुवीय तापमंडल है, ये आपका ध्रुवीय तापमंडल है। तो यहाँ पर ये आपका टुंड्रा तापमंडल है और ये आपका ध्रुवीय तापमंडल है। इधर भी यहाँ पर आपका टुंड्रा तापमंडल है और ये जो क्षेत्र है ये आपका ध्रुवीय तापमंडल है। अब ये आपके प्रमुख तापमंडल हैं जो आपकी पृथ्वी पर है। सूर्य जो आपके सन है, इस सन का जो सोलर रेडिएशन है ये आपके सीधा इक्वेटर पर है, सीधा आपके इस क्षेत्र में है, सीधा आपके इस क्षेत्र में है। यहाँ पर भी इसका सीधा रेडिएशन आता है। तो इसका अर्थ ये है कि उष्ण कटिबंध तक के जितने भी आपके तापमंडल हैं, इन तापमंडलों का हाई टेम्परेचर रहता है, जिसमें आपका भूमध्य तापमंडल आता है जो इक्वेटर के आसपास है, 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच में। और उसके बाद आपका सेकंड जो है वो अंतर उष्ण तापमंडल है, इंटर ट्रॉपिकल जो टेम्परेचर जोन है, जिसमें आपके इस बेल्ट का ट्रांसफ़र होता रहता है नॉर्थ एंड साउथ में। और उसके जस्ट ऊपर आपका उष्ण तापमंडल है जिसे ट्रॉपिकल टेम्परेचर जोन कहते हैं। बेसिकली क्या है, इन 3 पेटियों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है इसमें आपके, अगर आप एक अच्छे से नोटिस करो तो आपको 3 तापमंडल मिलेंगे, जिसमें भूमध्य, अंतर उष्ण और उष्ण तापमंडल। यहाँ पर सूर्य का सीधा प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो इसके मतलब यहाँ पर हाई टेम्परेचर जोन रहेगा ये। इसके बाद जब प्रादेशिक वितरण हम देखते हैं तो आपके उपोष्ण और शीतोष्ण, यहाँ पर धीरे धीरे सूर्य की तिरछी किरणें पड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये जितना भी ऊपर वाला क्षेत्र है इसको सूर्य का प्रकाश कम प्राप्त होता है, तो निश्चित तौर पे इसका जो टेम्परेचर होता है वो औसतन रूप से कम होता है। इतना आपको पता लगा कौन से तापमंडल का विस्तार कैसे है, किस प्रकार से है, ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है माय डियर
यदि आप कॉन्सेप्ट को इंटरकनेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे पहले हम भूमध्य रेखीय तापमंडल के बारे में देखते हैं। जैसे फर्स्ट आपका है भूमध्य रेखीय तापमंडल। जिसे भूमध्य तापमंडल के नाम से जाना जाता है। इस तापमंडल की यदि आप विशेषताएं देखोगे तो मुख्य इसकी विशेषताएं आपको क्या क्या देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर याद रखना, यहाँ का तापमान उच्च होता है लेकिन तापांतर, जो तापमान में जो अंतर होता है डे और नाइट का, वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर तापांतर आपके निम्न देखने को मिलता है। अगली बात क्या है कि भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है उसमें संवहनीय वर्षा होती है, क्योंकि भूमध्य रेखा का ज़्यादातर जो विस्तार है वो सागरीय क्षेत्रों के आसपास है, मतलब सागरीय क्षेत्र इसके आसपास है। तो इसीलिए यहाँ पर जब हाई टेम्परेचर रहेगा तो जल वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एटमॉस्फेयर में जाकर वहाँ पर क्लाउड्स का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आपको तीन चीज़ें लिखनी हैं, तीन कॉन्सेप्ट लिखने हैं। यहाँ पर तापमान उच्च रहता है, तापमान उच्च होता है। दूसरा यहाँ पर लिखना है संवहनीय वर्षा होती है। संवहनीय वर्षा होती है। तापांतर निम्न होता है, यानी जो डे और नाइट का जो तापमान है उसके बीच में जो अंतर है वो अंतर यहाँ पर निम्न रहेगा। और ऋतुएं अविभाजित होती हैं। ऋतुओं में विभाजन नहीं होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऋतुएं आपकी अविभाजित रहेंगी। अगला जो आपका तापमंडल है उसका नाम है अंत्य उष्ण, अंतर उष्ण या अंत्य उष्ण तापमंडल इसे कहते हैं। अंत्य उष्ण तापमंडल की विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पर ऋतुओं का विभाजन प्रारंभ हो जाता है। ऋतुओं में विभाजन देखा जाता है। और इस ताप पेटी में स्थानांतरण जैसी क्रियाएं होती हैं। अब इसका स्थानांतरण क्यों होता है, क्योंकि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की वजह से, सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का प्रभाव होता है। तो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का प्रभाव होता है, तो इस क्षेत्र में ऋतुओं में विभाजन शुरू हो जाता है और सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन का इस क्षेत्र में प्रभाव देखा जाता है। ठीक है माय डियर, आगे चलिएगा। अगली जो आपकी पेटी है वो आपके उष्ण तापमंडल है।
उष्ण तापमंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या रहेंगी? तो यहाँ पर वार्षिक औसत जो तापमान होता है इस क्षेत्र का, वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और एक चीज और याद रखना, दैनिक तापांतर उच्च होता है। तो डे और नाइट में प्रतिदिन का जो तापमान का अंतर होता है वो यहाँ पर आपके सबसे ज़्यादा देखा जाता है। मतलब दैनिक तापांतर यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तापमान में जो अंतर होता है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलिए। उष्ण पेटी हो गई, उपोष्ण पेटी, उपोष्ण तापमंडल। उपोष्ण तापमंडल में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? इस मंडल में उष्ण एवं शीतोष्ण का मिश्रण देखा जाता है। यानी यहाँ की जलवायु न तो ज़्यादा गर्म रहेगी और न ज़्यादा ठंडी रहेगी। तो यहाँ पर दोनों का मिश्रण देखा जाता है, उपोष्ण तापमंडल। आगे लिखिएगा, शीतोष्ण तापमंडल। शीतोष्ण तापमंडल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो यहाँ पर वार्षिक तापांतर उच्च मिलता है इस क्षेत्र में, और यहाँ का जो तापमान होता है बहुत कम होता है। वार्षिक तापांतर उच्च होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया कि वार्षिक तापांतर कौन से तापमंडल का उच्च होता है? तो आपको याद रखना है कि शीतोष्ण तापमंडल का उच्च होता है। टेम्परेट जो आपका जोन होता है उसका उच्च होता है। और दैनिक तापांतर किसका सबसे उच्च होता है? उष्ण तापमंडल का उच्च होता है। ये आपको विशेषकर याद रखना है। तापमान बहुत कम देखा जाता है। तो इस क्षेत्र में जितनी भी आपकी कंट्री हैं वहां का तापमान वेरी लो रहेगा, वेरी लो टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, और बाद में तो ऊपर के क्षेत्र में जाओगे तो एकदम बहुत कम तापमान हो जाएगा, जहां का माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। न्यूनतम तापमान होता है -68 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, महत्वपूर्ण जो बिंदु थे वो मैंने आपको नोट करवा दिए। इसके अलावा आपको फालतू ये कचरा स्टडी नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? अजीजिया है, और अजीजिया जो क्षेत्र है वो आपके लीबिया में है। कहाँ पर है? लीबिया में।
तो लीबिया का अजीजिया जो क्षेत्र है वो विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है। यह आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको नोट करने हैं। IF इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर लिखिएगा, विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान अजीजिया है, और ये अजीजिया आपके लीबिया में है। बेसिकली ये जो क्षेत्र है ये सहारा डेजर्ट में है अजीजिया, और ये विश्व का सर्वाधिक तापमान वाला स्थान है। सेकंड स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद। ये जैकोबाबाद आपके पाकिस्तान में है। सेकंड स्थान सर्वाधिक तापमान वाला जो सेकंड स्थान है उसका नाम है जैकोबाबाद। तो ये जैकोबाबाद है, ये आपके पाकिस्तान में है। तो ये विश्व के सर्वाधिक तापमान वाले स्थान हैं आपके। विश्व का सबसे गर्म शहर कौन सा है? तो ये भी आपके जैकोबाबाद है। यहां पर लिखिएगा, विश्व का सबसे गर्म शहर तो ये पाकिस्तान में है, जैकोबाबाद। ये आपके जैकोबाबाद PAK पाकिस्तान में है, जो विश्व का सबसे गर्म शहर है। विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान, तो विश्व में सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान वाला स्थान ये जो स्थान है ये आपके इथोपिया में है। डेलोल क्षेत्र कौन सा है? डेलोल क्षेत्र, ये इथोपिया में है। डेलोल क्षेत्र ये विश्व का सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान वाला स्थान है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयांस है। बरखोयांस ये साइबेरिया रूस में है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा जो स्थान है उसका नाम है बरखोयांस। ये बरखोयांस जो स्थान है ये आपके साइबेरिया में है। रूस में, ठीक है। तो आज हमने लगभग क्षैतिज विभाजन और प्रादेशिक विभाजन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम ऊर्ध्वाधर विभाजन और कुछ कॉन्सेप्ट और हैं, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर आपका शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर। अच्छे से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और अपनी स्टडी पर फोकस रखिए। धन्यवाद।